नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग फिज़िक्स में आपका एक न्यू चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप करंट का भी नाम देते हैं या फिर हिंदी में विद्युत धारा भी बोलते हैं, ठीक है ना। एकदम बेसिक से चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं कि आप अगर जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी या रेलवे या एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको साइंस पढ़ना है, एक बार इस बैच में इनरोलमेंट अगर आपने ले लिया है, आप जेपीएससी के लिए भी या फिर बीपीएससी के लिए भी फर्दर आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेस्ट केवल रेलवे में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम अलग से न्यूमेरिकल की वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लेकिन ये देख लेना है कि जैसे सचिवालय सहायक का जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो ये बैच की वैलिडिटी भी समाप्त हो जाएगी। तो तब तक आप चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। बिहार एसएससी के भी जितने स्टूडेंट्स हैं, आंख बंद करके इतना कंटेंट मैं आपको दे दूंगा एग्ज़ाम तक, उसके अलावा आपको चीज़ें की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ के साथ आपको सारा पीडीएफ कंटेंट भी आपको अपलोड हो जा रहा है, मिल भी रहा है। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस प्रिंट आउट निकालनी है, कंसेप्ट को यहाँ से लेना है और आगे बस अपने अलग अलग और भी जो रेस्ट सब्जेक्ट है उस पर काम करना है। एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी आपको इंस्टॉल कर लेनी है। और एग्जामिनेशन डेट देखिए अभी 16 दिसंबर है। सचिवालय सहायक और बिहार एसएससी मान के चलिए जनवरी है। तो अब जितने भी टाइम बच गए हैं, 70 दिन 75 दिन का समय, इस 75 दिन का यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर लेना है। और जो चीज़ें अब बस बची हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने बहुत कुछ कवर भी कर लिया है और आपने बहुत चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया। तो अब इस बचे हुए दिन को और अच्छे से यूटिलाइज करिए, तो अपना 110% आप अपने एग्जामिनेशन में दे पाइएगा, जो फर्दर आपके आउटपुट एज ए रिजल्ट में आपको कन्वर्ट होते हुए भी दिखेगा, ठीक है ना। बाकी एक सेपरेट वीडियो आएगी यूट्यूब पर भी, किस तरह से चीज़ों को कंटिन्यू करना है। रेस्ट अभी 60-70 दिन का जो भी टाइम बचा हुआ है, तो आप बस इतना चीज़ को ध्यान रख करके कंप्लीट करिए कि इफ़ एंड बट वाली कंसेप्ट नहीं रखनी है कि जेएसएससी में नहीं होगा, बिहार एसएससी में नहीं होगा, एसएससी में नहीं होगा, जेपीएससी में नहीं होगा, बीपीएससी। भाई जो कंटेंट का जो लेवल हमने दिया है, हर एग्ज़ाम को ये टच कर रहा है। एनसीईआरटी प्योर है और 11th और 12th का भी बहुत हद तक चीज़ें हमने कोशिश की है देने की, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। चलिए देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इसके अलावा भी मैथ, रीजनिंग और कॉम्बो टेस्ट, इसके बारे में मैंने नहीं बताया है। आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे कंसेप्ट लेनी होगी, ठीक है ना। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कंसेप्ट हमने हालांकि दे रखा है, लेकिन फिर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमने बातें बताई थी क्या, कि कोई भी जो पदार्थ होता है यानी कि कोई मैटर है यानी कि पदार्थ है, क्योंकि हमने आपको इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया है, तो अब आपको कोई चीज़ में दिक्कत ही नहीं होगी कि एटम में केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं या फिर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो कोई भी पदार्थ जो होता है, ठीक है ना, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्या बताया था, दो तरीका हमने बताया था। एक क्या, उसका क्या होगा, अपना मास होगा, और दूसरा क्या होगा, वो स्थान क्षेत्रफल होगी, ठीक है। ये दो कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जैसे ये पेन है, इसने क्या किया, इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया जब मैंने इस पेन को इस कॉपी के ऊपर रखा, और जब मैं इसको उठाता हूँ तो कुछ इसका मास वेट फील हो रहा है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका पदार्थ है। और कोई भी पदार्थ जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। और ये बैच क्या है, आपका पूरा कंप्लीट बाइलिंगुअल बैच है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने ये बताया कि पदार्थ किसको बोलेंगे, जिसके पास क्या होगा, अपना हैविंग मास हो रहा होगा और कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही होगी। नेक्स्ट, अगर हम पदार्थ समझ लिए हैं, जैसे ये पेन आपकी पदार्थ है। अब हम बात करें, ये जो हवा यहाँ पर आपको जो दिख नहीं रही है, क्या हवा आपकी पदार्थ है, तो बिल्कुल। जब हवा को आप बैलून में फिलअप करते हैं तो जो बलून ऐसे चिपका हुआ है वो इतना सा फूल सा जाता है, और कुछ इसमें वेट भी कुछ समथिंग ग्राम में आपको फील होती है। तो इट मीन्स वो ईयर भी क्या हो गया, आपका पदार्थ हो गया। अब जब हम पदार्थ को समझ लिए तो पदार्थ क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि छोटे छोटे, यहाँ मैं लिख दूँ पार्टिकल्स, हिंदी में कहेंगे कण। अब इस कण को ही हम क्या नाम देते हैं, एटम, यानी कि जो कण होता है उसको ही हम कहते हैं एटम, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, परमाणु, या फिर हम इसे कह देते हैं मॉलिक्यूल्स का भी नाम, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है भाई, मॉलिक्यूल्स भी। अब जैसे कि ये आपकी पेन जो है, मैं इस पेन का ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपकी जो है पेन है, ये पेन क्या है, आपका एक मैटर है, यानी कि पदार्थ है। अब ये आप जो अपने आँखों से जो देख पा रहे हैं, आपको ये पेन इस तरह से सॉलिड दिखती है। लेकिन जब आप एक
अच्छे माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तब आपको दिखेगा कि ये जो मैटर है, यानी ये जो पेन है, जो एक मैटर है यानी कि एक पदार्थ है, ये क्या है, एक छोटे छोटे इस प्रकार से पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, जिसको आपकी नग्न आंखें इस पार्टिकल्स को नहीं देख पा रहे होते हैं, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे होते हैं, एटम्स का नाम दे रहे होते हैं। यानी ये जो आपका पेन है, इस पेन में क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस बिलियंस अरबों खरबों में आपके क्या होंगे, पार्टिकल्स यानी कि कणस प्रेजेंट होंगे, यानी क्या होगा, आपका एटम्स प्रेजेंट होगा। अगर एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं एक एटम को यहाँ से बाहर निकाला हूँ, ये आपका एक एटम हो गया ये, ठीक है। मैं बड़ा सा बनाया है ताकि आपको चीज़ों को समझा सके, हालांकि एटम की साइज इतनी बड़ी नहीं होगी, पार्टिकल की साइज इतनी बड़ी नहीं होगी। एटम बोल रहा हूँ यानी पार्टिकल्स, या अगर मैं मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ यानी कि पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा साइज बनाया ताकि आपको चीज़ें समझा सकूँ। अब ये जो एटम्स होता है यानी कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल दिखाऊं, हालांकि मैंने बता रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये एटम होता है और एटम के सेंटर में, ठीक है ना, छोटा सा एकदम साइज होगा इसका, जिसे हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस का, यानी कि हम इसे क्या नाम देंगे, नाभिक का नाम देंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस का नाम देंगे। ये जो न्यूक्लियस होते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, यानी क्या होते हैं, सेल भी बोलते हैं या कक्षा भी बोलते हैं या कक्षक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। देखिए, जब डाल्टन साहब आए थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि संसार का सबसे छोटा एटम क्या है, आपका एटम है, ठीक है ना। लेकिन फर्दर जब रिसर्च करी गई, जब देखी गई ये कि ये तो गलत है, जो हम आपको जो डाल्टन साहब ने बताया कि जो संसार की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो एटम है, ऐसा नहीं है। ऐसा देखा गया कि इस एटम के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। वो कौन से पार्टिकल्स थे, देखा गया है कि न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में आपका ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है। यानी एटम जो स्मॉलेस्ट यूनिट आपके डाल्टन साहब ने बताए, वो गलत हुआ जब बाद में फर्दर रिसर्च किया गया, देखा गया कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर ही प्रेजेंट है, आपका कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन का जो प्लेस होता है, ये कहाँ होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि इस नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपका क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रही होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रही है, तो मैंने आपको सर्कुलर मोशन में कंसेप्ट दिया है कि कोई भी चीज़ें कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रही होती है। एक अंदर क्या काम कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होगा सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि अभिकेंद्रीय बल, और एक अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रही होती है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, तो मैंने ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है और मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना, नाभिकीय बल। खैर, इन सब चीज़ों से बाहर आते हैं, अभी हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप सोच रहे होंगे कि सर ये एटम और इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों। देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या बोल रहे होते हैं, करंट यानी कि धारा। करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप इसे भी बोलते हैं, कब एग्जाम में भी लिखा हुआ रहता है, सॉरी किताब में भी लिखा रहता है, फ्लो ऑफ चार्ज को ही आप क्या बोलते हैं, करंट, है ना। तो चार्ज बोल ले चाहे आप इलेक्ट्रॉन बोल ले, तो इससे पहले आपको एटम समझना होगा, और एटम के बाद आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जितना इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें समझनी उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी इतना आपने समझा कि पदार्थ किसको बोलते हैं, एटम किसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे आया, इसको आपने समझ लिया। और इसका प्लेस कहाँ होगा एटम के अंदर, कहाँ पर, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रही होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना दूर क्लियर है। अब देखिए, इस तरह से भी आप चीज़ों को समझिए कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है, आप ये पूरा घर है, ठीक है ना। ये जो एटम दिख रहा है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एटम हो गया, ठीक है, और ये न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो एटम है, मैं इसको घर का नाम दे रहा हूँ, यानी ये होम हो गया, ठीक है, यानी ये आपका एक घर है, ठीक। घर में एक मेन रूम है जिसमें आपके मम्मी और पापा रहते हैं, ठीक है। तो ये मेन हेड हो गए घर के, यानी कि ये जो घर है मम्मी पापा वाला, ये जो हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया। और ये जो घर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एटम हो गया, ये होम हो गया, ठीक है। अब ये जो मॉम, ये जो आप न्यूक्लियस का नाम जो दे रहे हैं ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रहा होता है आपका, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आप हैं, यानी ये आप हो गए, और
मम्मी और पापा, यानी कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ मॉम एंड डैड। तो अब यहाँ पे मैं न्यूट्रॉन किसको बोलूँ और प्रोटॉन किसको बोलूँ, तो देखिए ये हो गया न्यूट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। उदासीन मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने मॉम को एन न्यूट्रॉन से डिनोट किया है और डैड को क्यों मैंने प्रोटॉन से डिनोट किया। इतना चीज़ें क्लियर है। तो बस अपने घर से रिलेट कर लीजिए एटम को। आपका पूरा घर क्या हो गया, एक एटम हो गया। उसका एक मेन रोल जिसमें मेन रूम जिसमें घर के मेन हेड रह रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियस, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो मेन पेरेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और वो पेरेंट्स में फीमेल या आपके दोनों फीमेल हो सकते हैं या फिर दोनों मेल भी हो सकते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो न्यूट्रॉन वही होगा जो उदासीन होंगे, यानी कि थोड़े कम गुस्से वाले, और जो बहुत अधिक गुस्से वाले को नाम हम देंगे प्रोटॉन। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, आप घूम रहे होते हैं, क्योंकि आपको वो क्या है, बांध करके रखे हुए, तभी तो इस एटम के अंदर आप घूम रहे हैं। जैसे ही ये ढीलापन आपके पेरेंट्स करेंगे तो आप क्या करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे और खेलने चले जाएंगे। और जैसे ही आप घर से बाहर निकले, यानी कि इलेक्ट्रॉन आप यहाँ आ गए, ठीक है, तो अब आप क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो आपका नाम दे दिया जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। नेगेटिव क्यों, क्योंकि देखिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, ये अभी आप हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, कभी इधर उधर की चीज़ें बदमाशी करना होता है, इसलिए आपको मैंने रखा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आप क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब तक पेरेंट्स टाइट हैं तो आप क्या होंगे, इससे बंधे हुए रहेंगे, इस होम के अंदर, इस घर के अंदर घूम रहे होंगे। जैसे ही आपके पेरेंट्स थोड़े से ढिलाई देंगे, आप इस रूम से बाहर निकलेंगे, एटम से यानी बाहर निकलेंगे। और जैसे ही आप एटम से बाहर निकल गए तो आप कैसे बन जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो अब आपके मन में आ रहे होंगे, सर ये ढीलापन तो कभी मिलता नहीं है, लेकिन कभी कभी मिलता, तो कैसे मिलता है। तो घर में कोई भी जब गेस्ट आते हैं, ठीक है ना, घर में कोई भी गेस्ट आ गए, यानी यहाँ पे घर में आपका कोई भी गेस्ट आ गया, तो गेस्ट आ गए, तो अब ये गेस्ट जब आते हैं, तो बाहर से जब आए तो आपके जो पेरेंट्स से जब ये मिलते जुलते बातचीत करते हैं, तो इनका जो आपके ऊपर जो ध्यान था, ठीक है ना, थोड़ा सा कम होता है। और इस दौरान आप क्या होते हैं, बाहर घर से निकलते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी बाहर से जो गेस्ट आए, इन्होंने क्या किया, एक अलग से बाहर से क्या किया, उन्होंने एनर्जी सप्लाई कर दी, ठीक है ना। बाहर से हीट एनर्जी इन्होंने सप्लाई कर दी। और ये जो एनर्जी सप्लाई की इन्होंने, इस एनर्जी का आपने यूज़ कर लिया। और आप जैसे ही इस एनर्जी का यूज़ किए तो आप क्या बन गए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, हमें ये बताइए कैसे आप फ्री बने, बाहर बाहर आप कैसे इस एटम से बाहर आए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमें बताइए। हमने अभी तक आपको बस इतना बताया कि जो एटम है, एटम को आपको रिलेट करना है घर से। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस को हमने बोला वो पेरेंट्स का रूम, पेरेंट्स में कोई भी पेरेंट्स, आपके दादा दादी भी हो सकते हैं। अब उस पेरेंट्स के जो रूम है उसमें प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, जीरो होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपके उस पेरेंट्स को पॉजिटिव चार्ज देंगे जो काफ़ी गुस्से वाले हैं, और एक पेरेंट्स वो जो उदासीन, यानी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप थोड़ा बहुत कुछ भी करें वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आप हैं, जो क्या करते हैं, बदमाशी कर रहे होते हैं, इसलिए आपके ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये पेरेंट्स का जो रूम है, इसके चारों तरफ इर्द गिर्द आप घूम रहे होते हैं कि कैसे जब पेरेंट्स को देखें कि फ्री हो रहे हैं या फिर आपके ऊपर ध्यान नहीं दिए, तो आप क्या करते हैं, इस रूम से, इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आप घर से बाहर निकल गए तो फ्री हो गए, तो फ्री आप हो गए, यानी कि फ्री आप मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसी हो जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मोस्टली चांस कब होता है, जब ऐसा मौका मिलता है जब कोई गेस्ट घर पे आते हैं। तो ये जो गेस्ट आए तो इन्होंने क्या किया, एक एनर्जी सप्लाई कर दिया आपके ऊपर, आपको एनर्जी दे दिया, बेटा तुम निकलो अब, धीरे से जाओ, गुरु मजा करो अब तुम। तो बस ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो देखिए समझ में आ गया कैसे काम हुई फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपको लग रहा हो कि गुरुजी ये क्या मजाक कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या ये सब बातें। भाई पूरा का पूरा आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, और सेमी कंडक्टर, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे मैं समझा दूंगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया भाई। अब आइए कुछ प्रॉपर्टीज आपको जो याद रखना है, जो वैल्यूअल फैक्चुअल चीजें जो आपको याद करनी ही करनी है, उसको मैं अब यहाँ पे लिखवाता हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको याद करते चलना है, जो ये भी बता रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने बता भी रखा है, मैंने न्यूक्लियस के बारे में अभी बताया आपको, ठीक है ना। न्यूक्लियस के बारे में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसकी खोज किसने की है, ठीक है ना। न्यूक्लियस की खोज किसने की, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया है, तो इसका सॉरी
ईयर याद रखना है 1911, ठीक है ना। ईयर डेट याद रखना है, साइंस में हालांकि डेट नहीं पूछते हैं लेकिन इसके डेट को इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। किसने खोज किया था, तो आपके रदरफोर्ड साहब ने, ठीक है। तो रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस की खोज की थी कब, 1911 में। कब की थी, 1911 में, ठीक है। अब आइए, ये आपका न्यूक्लियस से क्वेश्चन बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन न्यूक्लियस से ये पूछेगा कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तीनों। तो क्या प्रेजेंट होता है आपका, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। कहाँ, न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहेंगे, नाभिक, ठीक है। इतना क्लियर है भाई। हमने क्या बताया था, इसका एग्जाम्पल न्यूक्लियस को कैसे बताया था, ये क्या होता है, पेरेंट्स का घर होगा, ठीक है ना। सॉरी, पेरेंट्स की क्या होगी, ये रूम होगी। अब इस पेरेंट्स के रूम के चारों तरफ कौन घूम रहा होता है, तो आप घूम रहे होते हैं, यानी कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने कैसा बताया, नेगेटिव चार्ज। आप कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यानी न्यूक्लियस में क्या खोज किसने की, रदरफोर्ड साहब ने। देखिए सारा फैक्ट है एकदम, आपको याद रखना, ये सब फैक्चुअल डाटा आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड साहब ने की। कब की, 1911 में की। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज, जीरो मैं लिख दे रहा हूं यानी कि उदासीन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कौन, तो आप हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस क्या हो गया, पेरेंट्स का रूम हो गया। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो गए, ये आपके पेरेंट्स हो गए। अब पेरेंट्स में आप डिसाइड कर लेंगे किस पेरेंट्स को आपको उदासीन यानी कि न्यूट्रल रखना है और किसको प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज रखना है। ये आप डिसाइड खुद से कर लीजिएगा अपने मन में, ठीक है भाई। यहां तक चीजें क्लियर है। अब न्यूक्लियस से क्या पूछेगा कि न्यूक्लियस कैसा, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर। यानी ये जो आपका एटम था, यानी जो घर है, घर के अंदर जो पेरेंट्स का रूम है, ये रूम का, ये रूम की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूं। ये कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, आपसे ये पूछा जा रहा। तो हमें ये बताइए इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा है, उदासीन है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, तो ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो न्यूक्लियस पे चार्ज अगर पूछ लिया जाए तो कैसा चार्ज होता है, ये कैसा चार्ज रहेगा, तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है ना। यानी कि धन आवेशित, धन आवेशित, धन आवेशित रहेगा ये, ठीक है ना। कैसा चार्ज रहेगा इसके ऊपर, धन आवेशित रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। नाभिक कैसा होगा, धन आवेशित होता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू आपका ये प्रोटॉन, प्रोटॉन इसके अंदर प्रेजेंट है जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। यानी जो पेरेंट्स आपके काफ़ी गुस्से वाले हैं, उसी गुस्से वाले के कारण ये जो रूम है पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। और इसके चारों तरफ आप घूम रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं जो आप नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिव आपके माइंड में होता है ना भाई, इसलिए तो बदमाशी करते हैं आप। इसीलिए आपके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। इतना पॉइंट आपको याद रखना है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस की खोज हो गई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा होता है, कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। इसके अलावा कुछ चीज नहीं पढ़ना है। और ये याद रखना, न्यूक्लियस मतलब पेरेंट्स का रूम, पेरेंट्स मतलब क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे। और इलेक्ट्रॉन कौन है, तो आप है। तो पहला तो पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है। देखिए इसको हटाइए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसने की थी, यानी इसका डिस्कवरी किसने किया था। डिस्कवर्ड बाय ईट पर नाच, फेमस ट्रिक ईट पर, यानी कि जे जे थॉमसन साहब, जे जे थॉमसन साहब। ईयर याद रखना, देश याद रख ले भाई, ये सब इंपॉर्टेंट ईयर है। 1897 को जे जे थॉमसन साहब के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी जो मास है, कितनी इसकी मास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मास नहीं पूछेगा कभी आपसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास पूछा है, लेकिन इसे कैसे पूछेगा वो मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन पूछ के मैं बताऊंगा। देखिए इसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब एग्जाम में क्या किया उन्होंने, ये डाटा तो रखा लेकिन 4 ऑप्शन दिया उन्होंने, केजी का जगह क्या कर दिया, ग्राम। अब आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो अब इतना तो खेला आपको आना चाहिए कि केजी का कन्वर्जन ग्राम में और ग्राम का कन्वर्जन केजी में कैसा होगा। अगर केजी को ग्राम में बदल रहे हैं यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि मास केजी में पूछा गया है कि ग्राम में पूछा गया। तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होती है मास किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब आइए, अब इसके बात की जा रही है आपको कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। देखिए मैंने
ये नहीं बताया, मैंने ये नहीं पूछा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन यानी कि पेरेंट्स, वो पेरेंट जो काफ़ी गुस्सा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो देखिए नेगेटिव या पॉजिटिव क्या बताता है, इसको सुनिए, इसको समझिए। नेगेटिव और पॉजिटिव केवल नेचर को बताता है, ठीक है ना, कि नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये क्या है, अपने आप किसी भी चीज़ को, पता है ना, ये चीज़ें पता है कि नहीं, माइनस है और ये प्लस है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस। तो जब दो अपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दो अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण, अट्रैक्शन होगा। दो अगर सिमिलर चार्ज मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण हो जाएंगे। सिमिलर चार्ज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएंगे। ये तो आपको पता है कि नहीं पता है, ये बताइए, पता ही होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये बता रहा है उसके नेचर को, यानी आपके नेचर को बता रहा है कि आप बहुत ही नेगेटिव माइंड के इंसान हैं। लेकिन पेरेंट जो पॉजिटिवली चार्ज है वो बहुत ही पॉजिटिवली है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ को बहुत उनके नेचर को बताया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो ये याद रखना है, चाहे आपका, यानी आप ही ना है इलेक्ट्रॉन, तो आपके ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब, ठीक है, C4 कुलाम्ब, याद रखना है, C4 कुलाम्ब, ठीक है, C4 कुलाम्ब। तो 1.6 10⁻⁻19 कुलाम्ब। लेकिन ये किस में होता है, तो आपकी नेगेटिव में होती है। नेगेटिव क्या बता रहा है, नेचर को बताता है, यानी आपकी नेचर को बता रहा। तो देखिए चार्ज कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कुलाम है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, देखिए खोज किसने की, जे थॉमसन साहब 1897 में, मास 9.1 10⁻⁻31 kg, चार्ज कितना 1.6 10⁻⁻19 कुलाम, और नेगेटिवली चार्ज होता है। अब आइए बात करेंगे प्रोटॉन के ऊपर। देखिए प्रोटॉन से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। प्रोटॉन में सबसे पहले इसको याद रखना है क्या, कि इसकी खोज किसने की थी, तो ईट पर नाच यानी कि रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो देखिए दो आप साइंटिस्ट याद रख लीजिए, क्योंकि खुद कमीशन ही कंफ्यूज होते हैं, दोनों को कभी कभी सही मानते हैं। तो रदरफोर्ड याद रखिएगा, और गोल्डस्टीन याद रखना है आपको, ठीक है ना, गोल्डस्टीन भी बोल सकते हैं, गोल्डस्टीन। ईयर याद रखना है 1920, 1897 में इलेक्ट्रॉन, 1911 में न्यूक्लियस, और 1920 में आपकी प्रोटॉन की खोज हुई थी। अब प्रोटॉन यानी कि कैसा चार्ज रहता है इसके ऊपर, सबसे पहले मैं मास की बात कर लूँ, इसके मास की बात भी मैं कर लेता हूँ। इसकी मास जो होती है 1.672 10⁻⁻27 kg, 1.6 10⁻⁻27 kg। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो जितना चार्ज आपके ऊपर था, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था, उतना ही चार्ज इसके पास भी होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। यानी दोनों पे चार्ज जो होता है सिमिलर। देखिए ये बहुत बार सवाल पूछा गया, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि प्रोटॉन कैसा होता है, नेचर में पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो लोग क्या करते हैं, आगे पॉजिटिव लगा देते हैं और आगे नेगेटिव लगा देते हैं, और बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है माइनस में है और इसमें पॉजिटिव है, यानी कि प्रोटॉन पे चार्ज ज़्यादा है, ऐसा लोग करके टिक कर देते हैं और ऑप्शन में मिलता है। लेकिन ये गलत है। जब भी अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, ठीक है ना, तो दोनों में याद रखना है चार्ज कितना, ये आपका चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कुलाम, 1.6 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। कुलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चार्ज दोनों पे, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन पे, यानी कि आप हो चाहे आपके पेरेंट्स हो, दोनों पे चार्ज कितना है, बराबर है, यानी कि जो खून है ना दोनों में, वो इक्वल खून है, बस इतना आप समझिए। लेकिन नेचर प्रवृत्ति क्या है, अलग है, आप नेगेटिवली हैं और पेरेंट्स क्या है, पॉजिटिवली है। क्लियर है। और दो पेरेंट्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, आपके पेरेंट्स के रूम में, एक जो है आपके न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। क्लियर है इतना दूर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन की, ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन में भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सिमिलर चीज आपको क्वेश्चन पूछेगा, डिस्कवर किसने किया था, ईट पर नाच, ठीक है ना, ईट पर नाच यानी कि चैडविक साहब ने इसकी डिस्कवर की थी। चैडविक साहब ने, चैडविक, ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे। चैडविक साहब ने इसकी खोज की थी 1932 में। तो चार ईयर आपको याद रखना है। नाभिक की खोज 1911, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897, प्रोटॉन की खोज 1920, और न्यूट्रॉन की खोज 1932। अब इसमें आपको मास याद रखना है। इसकी मास बहुत ही सिंपल है याद रखने का, 1.672 है, 2 के जगह आपको 5 लिख देना। 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg हो गया, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना होता है, तो अभी मैं आपको बताया कि ये चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, यानी ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर इसे आप क्या नाम देते हैं, उदासीन का नाम देते हैं, ठीक है ना।
कैसा नाम देते हैं, उदासीन का नाम देते हैं, न्यूट्रल या फिर आप इसको उदासीन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमें ये बताइए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसका मास ज़्यादा है, यानी कि प्रोटॉन का मास या फिर इलेक्ट्रॉन का मास या फिर न्यूट्रॉन का मास, किसकी मास ज़्यादा है, आप हमें ये बताइए। देखिए प्रोटॉन का मास कितना है 1.675 10⁻⁻27 kg, इसका कितना है 1.672 10⁻⁻27 kg, और इसका कितना है 10⁻31 kg। पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि नेगेटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो देखिए 10⁻31 है और यहाँ आपका 10⁻27 है, और न्यूट्रॉन पे भी कितना है 10⁻27 ही है। तो जितना नेगेटिव में छोटा होगा वो उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा है नेगेटिव में, तो ये सबसे छोटा होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो सबसे छोटी होगी। यानी कि अगर बात कर लिया जाए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्की कौन होगा, तो यही होगा, यानी कि लाइटेस्ट कौन होगा, आपका हल्का यही होगा। LIGHTST लाइटेस्ट बोल सकते हैं या फिर इसको हल्का भी बोल सकते हैं। तो सबसे हल्का कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो आपका लाइटेस्ट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज, तो उदासीन यानी कि जीरो चार्ज होता है। अब बात फंसती है आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, दोनों में भारी कौन है, दोनों में हल्का कौन है। ठीक है, इन दोनों में, इन तीनों में हल्का कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 10⁻27 kg 10⁻27 दोनों में इक्वल है, -27 तो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते हैं यहाँ से। तो हमने ये कहा कि आगे चलते हैं 1.672, ये है 1.675। तो देखिए 1.672 है, ठीक है ना, ध्यान से रखना है 1.672 है। ऐसे भी आप समझिए ये 1672 पॉइंट हटाइए, ये है 1672 रुपया और ये है 1675 रुपया, लेकिन पावर क्या है आपका माइनस में है। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन होगा, 1672 1675 में, तो बोलिएगा 1675। लेकिन मैंने ये बताया कि नेगेटिव में जो जितना ज़्यादा वो उतना ही छोटा, यानी इन दोनों में छोटा कौन, तो न्यूट्रॉन छोटा है, यानी ये छोटा है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, आपका प्रोटॉन बड़ा हो जाएगा। एक मिनट, मैंने उल्टा कह दिया, एक मिनट भाई। देखिए 1672 और 1675 में क्या, सबसे पहले ये समझिए कि एकदम स्लाइटली है, क्योंकि पॉइंट में 1600 तो मैंने आपको एक ज्यूम किया था, 1.675 1.672 तो स्लाइटली है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ना, समझिए कि दोनों मास एकदम बराबर ही है, स्लाइटली डिफरेंस होता है मास में। तो इन दोनों में कंपैरिजन करिएगा तो ये आपका भारी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, यानी ये आपका हैवीएस्ट हो जाएगा। अब आपको इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना होगा। तो देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा सबसे हैवी, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन और उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सीक्वेंस ही आपसे एग्जाम में पूछता है और आगे भी पूछेगा, या फिर ये सब डाटा जितना मैंने लिखवाया है ये आपसे पूछेगा। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है कि नहीं है। अब ये बताइए, देखिए अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अभी आपको मैंने बता दिया कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि ये आपका एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ये आपका घर है और घर के अंदर पेरेंट्स का रूम है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये मैंने एक एटम लिया था। जैसे कि मैंने जब ये पेन बनाया, ठीक है समझिएगा, तो इस पेन में मैंने क्या बताया, जब मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इस प्रकार से छोटे छोटे एटम्स प्रेजेंट थे कि नहीं थे भाई, इस प्रकार से छोटे छोटे एटम्स प्रेजेंट थे, मिलियंस में, अरबों में, खरबों में, इस प्रकार से एटम है। ये तो मैंने एक सिंगल एटम निकाला बाहर और इस सिंगल एटम निकाल के मैंने दिखाया। अब इस एटम को मैंने इतना बड़ा दिखाया है, अब इस एटम के अंदर ना जाने कितने सारे ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लिया सोडियम, तो सोडियम में अगर बात किया जाए 11 23, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर कितना 11 हो गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिएगा माइनस करके आपका 10 हो जाएगा, जो भी है, मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको हटाइए कंफ्यूज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या भी मिलियंस में होते हैं, बिलियंस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बिलियंस में होते हैं। एक एटम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे एटम है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, या फिर आपके मन में जो डाउट आ रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है सर, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये पेरेंट्स का रूम है और आपके जितने भी पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी भैया भाभी चाचा चाची मम्मी पापा दादा दादी, सारे इसी के अंदर भरे पड़े हैं। जो सबसे गुस्से वाले वो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, जो एकदम न्यूट्रल है वो नेगेटिवली जीरो चार्ज होंगे। और ये आप हैं या आपके मतलब कज़न होंगे, जितने भी हैं पेरेंट्स से छोटे वगैरह, सब कुछ इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे।
तो आपके अंदर यहाँ जो न्यूक्लियस के रूम के अंदर क्या पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा होगा, एक दूसरे के ऊपर प्रोटॉन क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, यानी रिपल्सन हो रहा होगा। तो इस प्रोटॉन को बाहर आ जाना चाहिए इस न्यूक्लियस के अंदर, इस पेरेंट्स रूम से, इस पेरेंट्स के रूम से पेरेंट्स एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, होना चाहिए था ना भाई, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों बाहर क्यों नहीं आ पाते, यानी कि प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं निकल पाता। तो देखिए ऐसा इसीलिए, जो ये न्यूक्लियस था आपका, ये न्यूक्लियस का मैंने फिगर बनाया, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो आपका क्या है, जीरो, उदासीन है, तो भाई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्सन कुछ कर ही नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो प्रोटॉन है या फिर यहाँ पे जो न्यूट्रॉन पड़ा है ना, अब देखिए प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर जो एक फोर्स लग रहा होता है, दोनों पॉजिटिव चार्ज जो है ये प्रोटॉन और ये जो पॉजिटिव, इन दोनों के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना, नाभिकीय बल। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है, ये न्यूक्लियर फोर्स ही इन प्रोटॉन को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। या फिर इस प्रोटॉन और एक जो न्यूट्रॉन है उदासीन है, इसके ये जो पॉजिटिव, इसके पास इसके साथ भी एक फोर्स काम कर रहा था, ये कौन सा फोर्स, तो आपका न्यूक्लियर फोर्स। या फिर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इसके बीच भी जो एक दूसरे से बंधे हैं इस रूम में, जीरो जीरो चार्ज, इसके पास उदासीन चार्ज है, लेकिन इसके पास कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स काम कर रहा होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हैं, यानी कि नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स इसको नाम देते हैं। तो आप समझ में आ गया कि ये जो फोर्स है ये प्रोटॉन को पकड़ करके रखा हुआ है, यानी कि पेरेंट्स जो एक दूसरे से बंधे पड़े हैं, क्यों, वहां पर पैसा है, इसीलिए सब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक रूम में बंधे पड़े हैं, ठीक है ना, कहीं बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि पैसा है। यानी कि कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है वहां पे, ठीक है। अब कुछ न्यूक्लियर फोर्स जो है, मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं नाभिकीय बल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी ये जो नाभिकीय बल है, ये नाभिकीय बल जो होता है, जो आपका ब्रह्मांड है या फिर ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इस पूरे सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपसे नाम पूछा जाएगा तो कौन होता है, 4 ऑप्शन में आप टिक करके आएंगे, न्यूक्लियर फोर्स होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो फोर्स काम कर रहा होता है बहुत ही छोटे से डिस्टेंस में काम कर रहा है, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस पे ये आपका एक्ट करेगा ये फोर्स। यानी जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, अब याद रखिए, ये समझिए कि मैंने ये एटम इतना बड़ा बनाया और इस एटम के अंदर में मैंने न्यूक्लियस इतना बड़ा बनाया, लेकिन एक्चुअली इसकी साइज कितनी है, इतनी सी साइज है, और ये एटम का साइज है, ये आपका एटम है और इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो सोचिए न्यूक्लियस की भी साइज कितनी छोटी है, इसीलिए तो ये न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज में काम करता है, स्मॉल डिस्टेंस में ही काम करेगा। अगर चाहिएगा कि इतने डिस्टेंस में यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स काम करें इन दोनों प्रोटॉन को, अगर इतना दूर आप प्रोटॉन को रख दें, इनके बीच कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए एकदम शॉर्ट डिस्टेंस चाहिए, और ये शॉर्ट डिस्टेंस इसीलिए क्योंकि एटम खुद छोटी सी साइज की होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आप अपने आंखों से नहीं देख पाते, इसके लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, और इस एटम के अंदर प्रेजेंट है आपकी ये न्यूक्लियस, इसको मैंने इतना बड़ा दिखाया है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि यहाँ ये स्मॉल डिस्टेंस में ही काम करेगी, ठीक है ना, कहाँ तक काम करेगी, स्मॉल डिस्टेंस तक ही काम करेगी। पहला क्या आ गया, ये आपका प्रकृति का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है। तीसरा ये देखना है कि ये नहीं डिपेंड करेगा कि केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर, देखिए ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी एक दूसरे से अगर बंधा हुआ तो यहाँ पर भी किस कारण, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि ये केवल पॉजिटिव चार्ज के पे साथ ही काम कर रहा है, ये उदासीन है उसके पास भी काम कर रहा है, यानी कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि चार्ज इंडिपेंडेंट हो जाएगी ये, ठीक है, समझ में आया ना, चार्ज इंडिपेंडेंट ये आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, और प्रकृति का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है। और इसकी नेचर अगर कैसे है, तो देखिए इसको क्या कर रहा है, बांध करके रख रहा है, यानी कैसा नेचर, आकर्षित नेचर है, यानी आकर्षण बल हो गया ये, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। कैसा फोर्स कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। अट्रैक्टिव इसका क्यों नाम पड़ा, इसकी प्रॉपर्टीज क्यों मैंने बोला, क्योंकि इसको बांध करके रख रहा है ना प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। तो आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, तो आप बताइएगा न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच काम करेगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी काम कर सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम कर सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता किसी भी चार्ज के पर्टिकुलर कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ही उसके ऊपर काम करेगी, लेकिन ये स्मॉल डिस्टेंस में ही काम करेगी और प्रकृति की सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होती है। अब हम बताते हैं आपको, ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है। देखिए ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, फ्रेश पेज पे चलते हैं, देखिए यहाँ एक आपका क्या हो गया, ये एटम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका एटम हो गया,
और एटम के अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये पेरेंट्स का रूम हो गया, सारे पेरेंट्स इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, आप और आपके कजिन नेगेटिवली चार्ज। ये क्या हो गया आपका पूरा घर हो गया ये एटम। ठीक है, अब देखिए ये जो एटम है आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो सबसे पहले एटम के बारे में समझ लीजिए। जो एटम की जो साइज होती है, ये एटम की साइज की बात की जा रही है, यानी कि परमाणु का आकार। ठीक है ना, परमाणु आकार की बात की जा रही है। परमाणु का जो आकार होगा यानी एटम का साइज जो होता है, ये किस में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप इस प्रकार से लिखते हैं, डिनोट करते हैं एंगस्ट्रम में। ठीक है ना। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। सोच लीजिए 10⁻⁻10 मीटर कितनी छोटी साइज है। यानी एटम का साइज ये होता है। इसको आपसे पूछेगा कि एग्जाम में कि एटम का जो साइज होता है उसको आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रम में। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू कितना 10⁻⁻10 मीटर। अब आइए न्यूक्लियस की बात की जाए, न्यूक्लियस की साइज की बात की जाए, तो जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की साइज की बात की जाए, यानी कि जो नाभिक का आकार है, ठीक है ना, नाभिक के जो आकार की अगर बात की जाए तो इसको आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्मी में रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो जो एक फर्मी होता है, ठीक है ना, एक फर्मी इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब ये उससे भी छोटा, क्योंकि न्यूक्लियस एटम से भी छोटा होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आप हमें ये बताइए। तो मास अगर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में किसका मास सबसे हैवी होगा, तो न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे लोवेस्ट साइज मतलब मास किसकी होगी तो इलेक्ट्रॉन की। चीज़ें क्लियर है भाई। साइज अगर पूछा जाएगा एटम की साइज किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रम में। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। न्यूक्लियस की साइज किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्मी में। 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है। अब एक चीज़ और ये समझ लीजिए, देखिए जो आप ये आपका क्या एटम है, यानी आपका घर था, और ये न्यूक्लियस था यानी पेरेंट्स का रूम था। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, जिसमें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रही होगी, है ना। इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है, पोटासियम है। वो ये हम बता रखे हैं आपको, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना। तो ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इस न्यूक्लियस के क्या है, चारों तरफ घूम रही है। लेकिन अभी जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही है ना भाई, ये क्या आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रही है, यानी क्या है, बंधी हुई है। अगर ये क्या है, ये इससे बंधी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन 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 इससे बंधी हुई है, तभी तो ये घूम पा रही है। बताइए। अब अगर जैसे ये अगर एक दूसरे से बंधी हुई है, अगर ये बंधन अगर टूट जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। और ये बाहर निकल गया तो आप इसी को क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कब हो रहा था, यानी कि इसके पास बाहर से क्या हो रही थी, कुछ एनर्जी मिल रही थी, हीट एनर्जी कुछ मिल रही थी। हीट एनर्जी कैसे इनको मिल रही थी, कोई गेस्ट जब घर पे आ जा रहा था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बंधा पड़ा था, जैसे ही ये फ्री होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, तांडव मचाएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन किसी अदर एटम के साथ मिलकर के उसको स्टेबल कर देगा, या इससे बाहर निकल के इसको स्टेबल कर देगा। जैसे कि सोडियम की बात की आपने, 2 8 10 1। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इससे बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेव पूरा कर लिया। अब बात करिए क्लोरीन 17, तो 2 8 7 17। अब ये जो बाहर निकला इसको 1 दे देगा तो इसको ये भी 8 हो जाएगा, तो ये भी कंप्लीट ऑक्टेव पूरा हो जाएगा। तो समझिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। किसी भी रिएक्शन में या जब भी कोई बॉन्डिंग होता है ना, तो जो आप NaCl की बात कर रहे होते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसको जो डोनेट करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वही वाला इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन तो नाभिक से बंधे पड़े हैं। तो अब देखिए कोई भी चीज़ को आप अगर बांध करके रखे हुए हैं, तो एक तरह से ये बताइए क्या वहाँ पर पॉजिटिव माहौल है या नेगेटिव माहौल है। अगर आप कहीं भी जेल में बंद है तो एक तरह से नेगेटिव माहौल है। तो आपसे पूछता है एग्जाम में कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही होती है तो वहाँ पर कैसी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है या फिर नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जब रोटेट कर रही होती है तो उस पर कैसी होती है, उस पर जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी कैसी होती है, तो उस पर एक तरह से याद रखना आपको नेगेटिव एनर्जी होती है। अब एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कोई बाईसाइकिल है, देखिए जो आपको बोला जाता है प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन, आपके दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं साइंस से रिलेटेड घट रही है, तो आपसे बोला जाएगा कि कोई एक चक्करी है यहाँ पे, ठीक है ना।
अब इसके चारों तरफ कोई बाईसाइकिल लेकर के घूम रहा, ठीक है। अगर ये घूम रहा तो इसके जो बाईसाइकिल जो घूम आ रहा है इस चक्कर, इस गोलाकार कोई भी चौराहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी हो रही होगी वो कैसी एनर्जी हो रही होगी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, हाँ कैसी एनर्जी होगी। तो आपका क्या मैंने बताया कि कुछ भी चीज़ इससे बंधी हो रही है, अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होता है, अभी केंद्रीय बल काम कर रहा होता है, तो ये जो अभी केंद्रीय बल काम कर रहा है ये कैसी एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये एक व्यवहारिक रूप से। या फिर अगर बात की जाए हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये सूर्य है आपकी, ठीक है ना। अभी सूर्य के चारों तरफ आपका ये अर्थ रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो रोटेट कर रहा है यानी कि एक अभी केंद्रीय बल काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि यहाँ भी नेगेटिव एनर्जी। या फिर ये पृथ्वी के चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर काट रहा तो यहाँ पर ये चक्कर काट रहा तो यहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी। तो कुछ भी व्यवहारिक रूप से एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना है ये आपका क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, जब कोई गेस्ट आपके घर में आ जाएगा, ये गेस्ट आया यानी आपके इसको क्या किया, एक एनर्जी सप्लाई कर दिया, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब हम लोग बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन से हम लोग समझेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है। चलिए साहब, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया कि ये क्या है, आपका एटम है और ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन, अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो भाई हो गया ये अब फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये तांडव मचाएगा, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जितना अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी पदार्थ में, ठीक है ना, जितना अधिक किसी भी मटेरियल, किसी भी पदार्थ में जितने ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से सुनना है भाई, कोई डेफिनेशन याद ही नहीं करना, एकदम समझिए प्रैक्टिकली वे में। जिस भी पदार्थ में जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। यानी कि जितना अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी उसको आपने क्या कहा, कंडक्टर। तो उससे जो करंट जो पास होगी सबसे अधिक, यानी कि करंट के लिए क्या होगा, बेस्ट मटेरियल होगा। जैसे आपका क्या हो गया, तांबा का वायर हो गया, ठीक है ना, वो क्या एक बेस्ट कंडक्टर है, यानी उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, मिलियंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि इसका डेफिनेशन आप क्या लिखेगा, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लार्ज नंबर में होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आप लिखिए, जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है ना, जितने भी मेटल्स हैं, आपका एल्यूमिनियम हो गया, यम जिसके अंत में आएगा, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। मानव जो आपकी मानव बॉडी हो गई, यानी कि ह्यूमन बॉडी हो गया आपका, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक बेस्ट कंडक्टर है। आप वायर को छूते तो करंट फ्लो कर जाती है, क्यों, क्योंकि एक अच्छा आप क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि आपके बॉडी में क्या बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए करंट ईजिली फ्लो कर जाएगा। जो घर में जो पानी है आपका, नॉर्मल वाटर है, ठीक है, वो सभी क्या है, कंडक्टर है। जितने भी मिश्र धातु आपके हो गए, एलॉयज जितने हो गए, ठीक है ना, जैसे कि एलॉयज में आपको बोला जाए तो मैग्नीज हो गया, ठीक है ना, या फिर नाइक्रोम हो गया, ये सभी क्या है, आपके बेस्ट कंडक्टर हैं। ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट, GRAPHIT, ग्रेफाइट, ये भी क्या आपका बेस्ट कंडक्टर है। नन मेटल चैप्टर में मैंने पढ़ाया, ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ा रखा है। तो कंडक्टर क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत अधिक होंगे। दूसरा, कंडक्टर के बाद आपका आता है, एक होता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर को हिंदी में कहते हैं कुचालक। तो नाम में समझ में आ रहा है, कु आगे आगे, यानी कि कुचालक, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इससे करंट फ्लो ही नहीं करेगी, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें जीरो होता है। तो ये जो वैसे, जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, वुड हो गया आपका, ठीक है ना, लकड़ी हो गया, या फिर प्लास्टिक हो गया आपका, ये सभी क्या है, आपके बैड कंडक्टर हो गए, यानी ये सभी क्या हो गया, आपका कुचालक हो गया, यानी कि इंसुलेटर हो गया, ठीक है भाई। यानी कि कंडक्टर को आप समझ गए, इंसुलेटर को समझ गए। अब एक होता है आपका सेमी कंडक्टर, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धचालक। अब समझिएगा, अर्धचालक मतलब क्या, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं और ना बहुत कम, ठीक है ना, ये मीडियम रेंज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मीडियम रेंज में होते हैं, इसलिए इससे भी करंट क्या होता है, आपका फ्लो करेगा, ठीक है, इससे भी करंट आपका फ्लो करेगा। लेकिन बेस्ट करंट अगर आपको फ्लो कराना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर समझ में आ गया। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम होगी। इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था मेटल्स नन मेटल चैप्टर में, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको। तो कंडक्टर किसको कहेंगे, इंसुलेटर किसको कहेंगे और सेमी कंडक्टर किसको कहेंगे, ठीक है।
कंडक्टर किसको कहेंगे, इंसुलेटर किसको कहेंगे, सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि जो भी मटेरियल आपके पास है। जैसे ये अब आपके पास पेन है, ये क्या प्लास्टिक की बनी, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, ये आपका इंसुलेटर हो गया। लेकिन इसके जगह अगर मैं कोई आपका, अब जैसे कि एक एग्जांपल और दूं, जैसे ये आपका पेपर है, अब इस कागज से क्या करंट फ्लो करेगी, तो इसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो है, कागज से कहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो ये क्या आ जाएगा बैड कंडक्टर इंसुलेटर। लेकिन कंडक्टर आप कोई भी वायर ले आइए, मेटल्स का वायर, ठीक है ना, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गया, तो अब उससे आपका क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना बहुत अधिक होती है ना बहुत ही कम होती है, ठीक है ना, नॉर्मल वहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगी, उसको आप क्या नाम देंगे, सेमीकंडक्टर का। तो ये पूरा चीज़ आपका खत्म होता है बेसिक पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर भी मैंने किए हैं, बहुत सारे सवाल भी यहाँ से बनते हैं। इसके अलावे अब हम लोग चार्ज वगैरह पार्ट पढ़ेंगे, पोटेंशियल वगैरह टॉपिक को देखेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे। आज आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का पार्ट खत्म होता है। आइटम्स का पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ों को रिलेट करना सिखा दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन आपको करंट में काम कर रही होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आपने कहा कि करंट का डेफिनेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं यानी कि क्या, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल रहे हैं, यानी कि 1.6 × -19 क्या हो गया, एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही है ये आपका, ठीक है ना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पे कैसा, ये माइनस ही हो जाएगा, प्रोटॉन पे माइनस, सॉरी प्रोटॉन पे क्या हो गया 1.6, ये आपका पूरा ई है, तो लेकिन ये कैसा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो फ्लो हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, उसी को आप क्या कहते हैं, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट, या फिर आप जो बोले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और कंडक्टर क्या होता है, बेस्ट होता है करंट फ्लो के लिए, या फिर करंट अगर आपको पास करवानी है तो वैसे मटेरियल के लिए आपको क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर मिलियंस बिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। इंसुलेटर में आपका करंट जीरो फ्लो करेगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं। सेमीकंडक्टर आपका अर्धचालक है, आधे आधे का करंट फ्लो करेंगे, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं, लेकिन करंट फ्लो कर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक नहीं, एवरेज में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स ऑल। कल की क्लासेस में अब हम लोग मिलेंगे, हो सकता है कल क्लासेस एप्लीकेशन पे ही चलेगी केवल, बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।